किसी भी रेगुलर पॉलीगन के पार्टिकल्स जब एक दूसरे को चेज करते हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो जो कर्व जनरेट होता है उसे लॉगरिथमिक स्पाइरल या फिर इक्विएंगुलर कर्व कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन के केस में। इन सबको मैंने जियोजेब्रा में प्लॉट किया है और उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उन लिंक्स को यूज़ करके आप वेरिएबल चेंज करके देख सकते हैं कि प्लॉट कैसा होगा। इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस कर्व की। हेलो, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें कि एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है और हर एक वर्टिसेस पे एक पार्टिकल रखे हुए हैं और हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फॉलो कर रहा है v स्पीड से। और क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना होता है कि कितने टाइम में ये तीनों पार्टिकल इस ट्रायंगल सिचुएशन के लिए तीनों पार्टिकल कितने टाइम में एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगर आपने इस ट्रायंगल के लिए समझ लिया तो आप किसी भी दूसरे रेगुलर पॉलीगन के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्क्वायर के लिए या रेगुलर पेंटागन के लिए या रेगुलर हेक्सागन के लिए या किसी भी दूसरे रेगुलर पॉलीगन के लिए। ट्रायंगल सिचुएशन को एच सी वर्मा सर की किताब चैप्टर काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, पेज 48 क्वेश्चन नंबर 20 में, जिसमें उन्होंने दो अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया है। इस वीडियो में मैं आपको एक तीसरा तरीका भी बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। इस वीडियो के बेसिकली 3 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में मैं आपको ट्रायंगल सिचुएशन को 3 अलग अलग तरीकों से सॉल्व करके बताऊंगा, पर वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग है इस वीडियो का सेकंड सेक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कभी नेचर में ऐसा होता है, ये जो ट्रेजेक्ट्री कोई भी पार्टिकल फॉलो कर रहा है, ये जो कर्व ट्रेजेक्ट्री है, क्या नेचर में कहीं ऐसा होता है। जब भी आप किसी फिजिक्स टीचर से पूछें कि व्हाट इज फिजिक्स, तो सामने से जवाब आता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। उसके तुरंत बाद वो आपको रिगरस कैलकुलेशन कराने लग जाते हैं और आपको लगता है कि ये स्टडी नेचर की कहाँ हो रही है। ये तो कुछ गिवन कंडीशंस हैं, कुछ वेरिएबल्स के वैल्यू दिए हुए हैं और कुछ के हमें फाइंड करने हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेचर में कहाँ ऐसा होता है कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है वो फॉलो हो रही हो। इस वीडियो का तीसरा सेक्शन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि क्या रियली ये तीनों पार्टिकल कभी एक दूसरे से मिल सकते हैं। जब आपसे ये सवाल पूछा गया था कि कितने टाइम में ये तीनों मिल जाएंगे, तो आपने रुक के सोचा कि क्या ये वाकई में तीनों पार्टिकल मिलेंगे कभी। इस वीडियो के तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या ये वाकई में रियली में ये तीनों पार्टिकल कभी मिल सकते हैं एक दूसरे से। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इस ट्रायंगल सिचुएशन के लिए। अगर आपने इसको ट्रायंगल के लिए समझ लिया तो आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि टाइम हम कैसा निकालते हैं। यूजुअली लोगों ने इतनी बार स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन सॉल्व किया होता है कि वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड, इनको बिल्कुल वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ डिस्टेंस लिखना है वहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं और वाइस वर्सा। लेकिन सही क्या है? टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एवरेज को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये हमेशा एवरेज क्यों लिख रहे हैं हम। वैसे इंस्टेंटेनियस लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस है, वो उस पल के लिए है, वो वेलोसिटी और वो स्पीड। तो टाइम जब हम निकालते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए ड्यूरिंग द होल डिस्प्लेसमेंट और उसी तरह एवरेज स्पीड चाहिए ड्यूरिंग द होल डिस्टेंस। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। पर अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है जिसमें से कि एक स्विमर एक सिरे से शुरू करके दूसरे सिरे पे जा रहा है। उसके जाने की वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर्स पर सेकेंड है। वापस आता है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड से ही। तो टोटल जर्नी में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 और एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड जाने की थी, तो उस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस कह देते हैं। तो 2i कैप हो गया उस डायरेक्शन में उसके जाने की वेलोसिटी, और जब वो रिटर्न आ रहा था तो -2i कैप हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी उसकी कितनी हुई? 2i कैप -2i कैप बाई 2, और 2i कैप और -2i कैप 0 हो गया। तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी हो गई 0। पर एवरेज स्पीड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज स्पीड मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड जाने की है और एवरेज स्पीड वापस आने की है 2 मीटर पर सेकेंड। तो पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड हो गई
2 मीटर्स पर सेकेंड, ना कि 0। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, यानी कि जब जहां से उसने स्टार्ट किया था वो वापस वहीं पे आ जाता है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि 0 बाई वॉट एवर टाइम, यानी कि 0। पर डिस्टेंस तो उसने कंप्लीट किया ना पूरा। एक तरफ मान लीजिए कि 10 मीटर था, दूसरी तरफ वापस आया तो 10 मीटर, तो टोटल उसने 20 मीटर कवर किए किसी पर्टिकुलर स्पीड से। तो टाइम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 20 बाई एवरेज स्पीड। और ये एवरेज क्यों कह रहा हूं मैं? मान लीजिए उसने तैरते समय किसी पल ज्यादा ताकत लगाई होगी तो उस पल उसकी स्पीड ज्यादा हो गई होगी, किसी पल कम ताकत लगी होगी तो उस पल उसकी कम वेलोसिटी हो गई होगी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, हमेशा ये याद रखिए कि टाइम निकालने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस एवरेज वर्ड को आप नेग्लेक्ट भी कर दें तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है कि स्पीड कांस्टेंट है। तो एवरेज स्पीड की जगह आप सिर्फ स्पीड भी लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा। और इसी तरह वेलोसिटी जब आप लिख रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी की जगह सिर्फ वेलोसिटी लिखेंगे तो भी सही रहेगा। आगे जब आप इसको मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि क्यों यहाँ पे हम सिर्फ वेलोसिटी लिख रहे हैं या क्यों सिर्फ स्पीड लिख रहे हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको ट्रायंगल सिचुएशन के लिए। पहले और दूसरे तरीके में हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि किसी भी पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और तीसरे तरीके में मैं डिस्टेंस निकाल के आपको बताऊंगा और उससे फिर हम टाइम निकालेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चूज करेंगे वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लैंड। यानी कि आप जमीन से खड़े होकर इस पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा कि धीरे धीरे ये ट्रायंगल रोटेट भी करता जा रहा है और छोटा भी होता जा रहा है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है कि धीरे धीरे हर एक पार्टिकल क्योंकि एक दूसरे को फॉलो कर रहा है तो ये ट्विस्ट होता जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और रोटेट भी करता जाएगा। इवेंचुअली तीनों आके यहाँ पे मिल जाएंगे। जब आप जमीन से खड़े होकर देखेंगे तो आपको यही दिखेगा ना कि पार्टिकल बी शुरू में यहाँ पे था और बाद में जाके वो यहाँ पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने किसकी कितनी हुई? बस इतनी तो डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी। तो अगर आपने ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और आपके पास वेलोसिटी है अगर इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने की, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लैंड। इससे हमने देख लिया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज BO। अगर हम पार्टिकल A चूज करते तो डिस्प्लेसमेंट होता AO और इसी तरह CO होता अगर हम पार्टिकल C चूज करते। हमें सिर्फ ये BO की लेंथ फाइंड करनी है तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और ये बहुत सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर चलिए हम लेंथ BO फाइंड करते हैं। इसके लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। इसकी साइड लेंथ है D, यहाँ से हमने ड्रॉ किया, ये सेंट्रॉइड है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का और हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए AO, इसको O कह देते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया D/2, ये D है। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं AD का। तो AD हो गया अंडर D² माइनस D²/4, तो ये हो गया √3/2D। अब सेंट्रॉइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस लेंथ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है और हमें चाहिए AO। इसका मतलब है कि AO इज इक्वल टू 2/3 AD। ये हो गया 2/3 इंटू √3/2D और ये हो गया D/√3। इसका मतलब है कि BO, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैंने आपको बताया था कि BO इज इक्वल टू AO एंड OC। तो BO हो गया D/√3, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो गया। अब हमें सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी की किस वेलोसिटी से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि पार्टिकल B हमेशा पार्टिकल C को चेज करता है v स्पीड से। तो इसकी जो कंपोनेंट है ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री था, ये पूरा 60 डिग्री है
और ये लाइन बी ओ इस एंगल को 30-30 में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है v, इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना हो गया, v cos 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कभी भी आप देख लें, किसी भी छोटे ट्रायंगल को उठा लें, जैसे सबसे छोटा ट्रायंगल मैं उठा लेता हूँ। सबसे छोटा ट्रायंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये पार्टिकल b है, ये पार्टिकल c और ये पार्टिकल a। अभी भी पार्टिकल b जो है वो पार्टिकल c को चेज कर रहा है v स्पीड से, और सेंट्रोइड o तो हमेशा यहीं पर है। तो BO की जो लाइन है वो हमेशा 30 डिग्री ही बनाएगी इस v स्पीड से। ये जो लाइन BC है इससे हमेशा 30 डिग्री पे रहेगी। इसका मतलब है कि ये जो v वेलोसिटी जिससे पार्टिकल b चेज कर रहा है पार्टिकल c को, ये इसका कंपोनेंट BO के लिए हमेशा v cos 30 होगा। इसका मतलब है कि अगर हम BO को अलग से ड्रॉ कर लें, ये BO है हमारा, तो इस डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी कितनी होगी, v cos 30 डिग्री। और इसी वेलोसिटी से ये पूरा लेंथ, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट BO का, यानी कि जो शुरू में था जो हमने कैलकुलेट किया d/√3, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट इसी वेलोसिटी से कवर करेगा पार्टिकल B। तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि घट बढ़ नहीं रहा है कहीं पर भी, ये कांस्टेंट है। v cos 30 से ही ये लेंथ कवर किया जाएगा पार्टिकल B से। तो अब हमें टाइम निकालना है। तो टाइम हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी था। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास d/√3 है और वेलोसिटी कितना हमने निकाला, v cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, v√3/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2d/3v। इस मेथड से हमने देखा कि टाइम कैसे निकालना है। 2d/3v निकल गया हमारे पास इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब हम फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अब होगा पार्टिकल B, कि पार्टिकल B क्या ऑब्जर्व कर रहा है। इस पूरे सिनेरियो को जब पार्टिकल B ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या दिखेगा। आइए अब इस क्वेश्चन को हम पार्टिकल B के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को सॉल्व करते हैं। पार्टिकल B का जो ऑब्जर्वर है उसे लगेगा कि वो तो मूव कर ही नहीं रहा है, पार्टिकल A और पार्टिकल C दोनों उसके पास आ रहे हैं, ऐसा उसे लगेगा। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि जो पार्टिकल B पे है, कि C ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कंप्लीट किया, वो था लेंथ ऑफ CB, यानी कि वो लेंथ था D। इस डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट करने पे तीनों पार्टिकल्स मिल जाएंगे B से। तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया लेंथ ऑफ BC, यानी कि लेंथ D। अब हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से ये डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि B की C को फॉलो करने की जो वेलोसिटी थी वो थी v। इसी वेलोसिटी से उसने C को चेज किया है और C ने A को चेज किया है v वेलोसिटी से। तो v इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जो C का A को चेज करने के लिए था, उसका कंपोनेंट B की तरफ कितना था, v cos 60 डिग्री। ये सिर्फ इस ट्रायंगल के लिए नहीं है, मैं किसी भी ट्रायंगल, जैसे सबसे छोटे ट्रायंगल को आप उठा लीजिए, ये ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं हम। ये A है, ये B और ये C, बीच में O है। C अभी भी A को चेज कर रहा है v वेलोसिटी से, B C को चेज कर रहा है v से, और A चेज कर रहा है B को v से। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इसकी तरफ कितना है, यह है v cos 60 डिग्री, और B का वेलोसिटी C की तरफ कितना है, v। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, C की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू v प्लस v cos 60 डिग्री, यानी कि v प्लस v/2, यानी कि 3v/2। अगर आप इसको वेक्टरली भी करना चाहते हैं वेक्टर यूज करके, तो मैं वो भी करके आपको बता देता हूँ। ये सेम वैल्यू पे हम लोग पहुंचेंगे। वेक्टर्स यूज करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन तय करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि BC, ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस है और इधर का यूनिट है i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल C विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल B इज इक्वल टू वेलोसिटी
इसमें वेक्टर साइन हम लगा देते हैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ यानी कि लैंड, ये भी वेक्टर साइन के साथ है, प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी। अब हमें क्या पता है इसमें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, v cos 60 डिग्री, तो ये v cos 60 डिग्री माइनस आई कैप के साथ आ जाएगा, ये माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया, प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू b, इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये हो जाएगा माइनस v/2 आई कैप प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये हो जाएगा माइनस v आई कैप। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस 3v/2 आई कैप। निकाल क्या रहे थे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b, यानी कि जब b से ऑब्जर्व किया जाएगा तो c की वेलोसिटी क्या लगेगी, वो लगेगी माइनस 3/2 आई कैप। माइनस आई कैप इसलिए इसका मतलब है कि बी से ऑब्जर्व करने पे लगेगा कि सी उसके पास आ रहा है माइनस आई डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड है इतना 3v/2। यही चीज़ हमने यहाँ निकाली थी 3v/2। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता है और वेलोसिटी भी पता है, तो हमारे पास टाइम बड़ा आसानी से आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी 3v/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2d/3v। आइए अब इस क्वेश्चन को हम तीसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हम डिस्टेंस निकालेंगे कि किसी भी पार्टिकल ने एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस कर्व ट्रेजेक्ट्री में। इसके लिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करने पड़ेंगे। हमें ये सॉल्व करना है और इससे हमें इस ट्रेजेक्ट्री का लेंथ पता चल जाएगा जो कि हमारा डिस्टेंस है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें r एज ए फंक्शन ऑफ थीटा चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पोलर कोऑर्डिनेट्स में पहले समझ लेते हैं कि r और थीटा क्या है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन और कोई पॉइंट है मान लेते हैं। तो ओरिजिन से इस पॉइंट की जो दूरी है वो है r, और एंगल है ये थीटा। x एक्सिस से थीटा एंगल पे r लेंथ पे ये है पॉइंट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया r थीटा। यही है पोलर कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। रेडियस, ये जो r रेडियस है इतनी दूर है, रेडियल डायरेक्शन में ही जो यूनिट वेक्टर है वो है r कैप, और इसी से 90 डिग्री पे जो यूनिट वेक्टर है उसे हम कहते हैं थीटा कैप। हमें r और थीटा में एक रिलेशन चाहिए, तब ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम r थीटा में एक रिलेशन फाइंड करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक जनरल इक्वेशन निकाल के दूंगा वेलोसिटी का, और उस जनरल इक्वेशन से हम r और थीटा में एक रिलेशन फाइंड करेंगे और उससे फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में r एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ये x, ये y, ओरिजिन, कोई भी एक जनरल सा कर्व ले लेते हैं। एक ये पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से दूरी है r, ये एंगल थीटा पर है। एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम, ओरिजिन से इसकी दूरी है r प्लस dr, और ये d थीटा एंगल पे है। यहां पे यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में r कैप, और इससे 90 डिग्री पे थीटा कैप, और यहां पे यूनिट वेक्टर है r कैप प्लस dr कैप, और इससे 90 डिग्री पे थीटा कैप प्लस d थीटा कैप। अब देखिए, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर dr वेक्टर बाय dt। इसको हम लिख सकते हैं d बाई dt ऑफ
आर आर कैप, ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी टी ऑफ आर, आर कैप बाहर आ जाएगा, प्लस आर डी आर कैप बाई डी टी, और ये हो जाएगा आर कैप आर डॉट प्लस आर आर कैप डॉट, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर। अब हमें आर कैप डॉट की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ आर कैप। इसके लिए हमें यहाँ फोकस करना होगा। यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में आर कैप है यूनिट वेक्टर और उससे 90 डिग्री पे थीटा कैप। यहाँ पे है आर कैप प्लस डी आर कैप और उससे 90 डिग्री पे थीटा कैप प्लस डी थीटा कैप। इसको हम एक जगह लिख लेते हैं। ये है आर कैप और इससे 90 डिग्री पे थीटा कैप, और यहां पे है आर प्लस डी आर कैप डी थीटा, यह है डी थीटा, और यह है आर कैप प्लस डी आर कैप, और इससे डी थीटा पे है थीटा कैप प्लस डी थीटा कैप। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये है डी आर कैप और ये है डी थीटा कैप। इस ट्रायंगल में अगर ये डी टी टाइम के बाद थीटा एंगल पे ये था पॉइंट और उससे डी थीटा पे ये पॉइंट था, तो ये डी टी टाइम में डी थीटा कवर किया है। अगर डी टी टेंड्स टू जीरो करता है कभी, तो डी थीटा विल टेंड टू जीरो, डी थीटा टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। फिर इसका मतलब है कि ये जो एंगल है और ये एंगल, सम ऑफ इट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर डी थीटा टेंड्स टू जीरो करता है, इसका मतलब है कि सम ऑफ दीज टू एंगल्स टेंड्स टू 180 डिग्री। इसको एंगल 1 बोले और इसको एंगल 2 बोले, तो 1 प्लस 2 टेंड्स टू 180 डिग्री। और ये लाइन क्योंकि ये आर कैप है तो इसकी डिस्टेंस हो गई 1 यूनिट, और ये आर कैप प्लस डी आर कैप भी एक यूनिट वेक्टर ही है इस पॉइंट का, तो इसकी लेंथ भी है 1, ये भी एक यूनिट वेक्टर ही है। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस बराबर हैं। इसका मतलब कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों ही एंगल टेंड्स टू 90 डिग्री है। 1 टेंड्स टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 आल्सो टेंड्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आर कैप से 90 डिग्री पे जो डी आर कैप है, डी आर कैप की जो डायरेक्शन है वो वही है जो थीटा कैप की डायरेक्शन है, क्योंकि थीटा कैप हमने 90 डिग्री पे लिखा था आर कैप से, और डी आर कैप भी थीटा कैप के डायरेक्शन में है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डी आर कैप का डायरेक्शन वही है जो थीटा कैप का डायरेक्शन है। उसी तरह अब हम इसमें अगर देखें तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इस यूनिट ये जो यूनिट वेक्टर है थीटा कैप, इसका लेंथ 1 है। थीटा कैप प्लस डी थीटा कैप ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी लेंथ 1 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फिर से अगर डी थीटा टेंड्स टू जीरो करेगा तो ये एंगल 90 डिग्री को टेंड करेगा और ये एंगल भी 90 डिग्री को टेंड करेगा। इसका मतलब है कि डी थीटा, ये जो है डी थीटा कैप वेक्टर, डी थीटा कैप, इसका डायरेक्शन भी वही है जो है 90 डिग्री पे थीटा कैप से, यानी कि माइनस ऑफ आर कैप। ये सिर्फ डायरेक्शन लिख रहा हूं मैं यहां पे, डायरेक्शन ऑफ डी आर कैप इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, एंड डायरेक्शन ऑफ डी थीटा कैप इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ माइनस आर कैप। यहां माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि डी थीटा यहां से यहां है, डी थीटा ऐसे टर्न करा था तो यहां पे ऐसे टर्न किया डी थीटा ने, और ये जो थीटा कैप था
डी थीटा टर्न करने के बाद ये थीटा कैप प्लस डी थीटा कैप हो गया। तो डी थीटा कैप का जो डायरेक्शन है वो इस लाइन से 90 डिग्री पे है, इस लाइन से, यानी कि जो थीटा कैप की लाइन है इससे 90 डिग्री पे है, और इस लाइन से 90 डिग्री पे आर कैप था इस डायरेक्शन में, लेकिन डी थीटा कैप तो इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए माइनस आर कैप के डायरेक्शन में है ये। हमने देखा कि वेलोसिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आर डॉट आर कैप प्लस आर आर कैप डॉट, और हमें आर कैप डॉट की वैल्यू निकालनी थी। और हमने ये भी देखा कि डायरेक्शन ऑफ डी आर कैप इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, एंड डायरेक्शन ऑफ डी थीटा कैप इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ माइनस आर कैप, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है आर कैप डॉट की। एक चीज यहां पे नोट कीजिएगा, जब कोई सर्कल होता है, रेडियस आर गिवन है और एंगल थीटा है, और ये लेंथ हमें फाइंड करना है, इस आर्क का लेंथ, इस आर्क का लेंथ, तो इस आर्क का लेंथ होता है आर इंटू थीटा। ये ट्रायंगल जो हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, जिसमें कि ये लाइन है आर कैप की, ये लाइन है आर कैप प्लस डी आर कैप की, और यहां से यहां जो वेक्टर है वो है डी आर कैप, और ये एंगल है डी थीटा। तो यहां जैसे हमने आर्क की लेंथ निकाली, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो हम सेम जो वहां यूज करते हैं वही यहां यूज करेंगे। ये है आर कैप, तो इसकी लेंथ हो गई आर कैप की मैग्नीट्यूड इंटू डी थीटा, और डी आर कैप का डायरेक्शन है थीटा कैप का, तो डी आर कैप हो जाएगा दिस मच, और डायरेक्शन है थीटा कैप। अब डी आर कैप बाई डी टी करना है हमें, ताकि ये मिल सके आर कैप डॉट, तो ये हो जाएगा। अब देखिए आर कैप की मैग्नीट्यूड क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप। इसका मतलब है कि आर कैप डॉट इज इक्वल टू थीटा डॉट थीटा कैप, ये हमारा आ गया। इसको हम यहां पे लिख देंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि थीटा कैप डॉट कितना आता है। अभी तो हमने आर कैप डॉट निकाला, लेकिन हमें एक्सेलरेशन, अभी तो इसमें वेलोसिटी फाइंड की हमने, एक्सेलरेशन फाइंड जब आप करेंगे तो आप इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तब वहां आपको थीटा कैप डॉट की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हम अभी निकाल लेते हैं। कि ये जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था, इसके साथ एक और हमने यहां पे ड्रॉ किया था, इससे 90 डिग्री पे, ये था थीटा कैप, और ये था थीटा कैप प्लस डी थीटा कैप, और ये वेक्टर था डी थीटा कैप। तो डी थीटा कैप जैसे हमने आर कैप के लिए निकाला था डी आर कैप के लिए, तो डी थीटा कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा कैप इंटू डी थीटा, ये एंगल है डी थीटा, और डी थीटा कैप का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ डी थीटा कैप इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ माइनस आर कैप, तो हो जाएगा माइनस आर आर कैप। इसको फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब है कि थीटा कैप डॉट इज इक्वल टू थीटा डॉट माइनस, यहां माइनस साइन को मैंने यहां लिख दिया आर कैप। तो ये दो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गए, आर कैप डॉट के और थीटा कैप डॉट के। इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे होंगे। अभी हमने आर कैप डॉट और थीटा कैप डॉट की वैल्यू निकाली थी। आर कैप डॉट की वैल्यू को वेक्टर, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इस एक्सप्रेशन में हमने पुट अप कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया आर कैप डॉट की जगह थीटा डॉट थीटा कैप। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अब हमारे पास वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, उसकी एक्सप्रेशन हमें आर कैप और थीटा कैप के टर्म्स में मिल गई। देखिए आर कैप और थीटा कैप के टर्म्स में हमें मिल गई वेलोसिटी। अब एक और चीज नोटिस कीजिएगा कि वेलोसिटी वेक्टर या कोई भी वेक्टर, जब हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में इसको लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर डॉट आर कैप प्लस
वेलोसिटी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट थीटा कैप थीटा कैप। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, और इस डॉट का मतलब ये है डॉट प्रोडक्ट। वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे आर कैप के साथ, तो बचेगा क्या, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड और ये एंगल इस डायरेक्शन में, आर कैप की डायरेक्शन में। अभी हमने वेलोसिटी के दो एक्सप्रेशन निकाले पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन क्यों निकाले हमने, ये थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। ये दोनों ही एक्सप्रेशन आर कैप और थीटा कैप के टर्म्स में है। इसमें भी आर कैप और थीटा कैप है, इसमें भी आर कैप और थीटा कैप है। इन दोनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस इज इक्वल टू दिस मच, यानी कि आर डॉट इज इक्वल टू वेक्टर वी डॉट आर कैप और आर थीटा डॉट इज इक्वल टू वेक्टर वी डॉट थीटा कैप। ये भी हम क्यों निकाल रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं, और उसका एक्सप्रेशन ये था इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेकर थीटा 2 स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस ट्रेजेक्ट्री का कर्व मिल जाएगा। पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये चाहिए था डी आर बाई डी थीटा। इसी को निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं, यहां से हमें डी आर बाई डी टी मिल जाएगा और यहां से हमें डी थीटा बाई डी टी। तो उन दोनों एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे तो डी आर बाई डी थीटा हमें मिल जाएगा। अब हमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू पता चल गई और डी थीटा बाई डी टी की हम यहां से निकाल लेंगे, और इन दोनों के यूज करके हम डी आर बाई डी थीटा निकालेंगे। ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। हमें इसकी वैल्यू पता है यहां से, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू पता है यहां से। इन दोनों को यूज करके हम डी आर बाई डी थीटा निकाल लेंगे, और इसको यूज करेंगे हम उस इंटीग्रेशन करने वाले फॉर्मूले में जिससे कि लेंथ निकलता है। इस ट्रायंगल सिचुएशन को एक बार फिर से हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वो पॉइंट है सेंट्रॉइड जिसपे कि तीनों आगे बाद में मिलेंगे। इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से ये हो गया आर और ये हो गया आर कैप, और इससे 90 डिग्री पे थीटा कैप। अब ये एंगल जो है, ये इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया इधर, ये एंगल हो गया 120 डिग्रीज, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 है, तीनों एंगल 60 डिग्री है तो एक्सटर्नल एंगल 120 डिग्री हो गया। और ये लाइन इसको 30 डिग्रीज और 30 डिग्रीज में डिवाइड करती है। तो हमें पता क्या करना है बेसिकली कि इसका डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो क्या आएगा और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा। वेक्टर v डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर कैप, पार्टिकल जब यहां है तो इसका वेक्टर v का डायरेक्शन ये है और आर कैप ये है। हमें ये डॉट प्रोडक्ट निकाला इन दोनों के बीच का, तो हमें एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए हमें, वेक्टर v से लेकर आर कैप तक का एंगल चाहिए हमें। यहां से यहां तक का तो हमें पता है 120 डिग्रीज, पर ये एंगल इसके बराबर आएगा 30 डिग्रीज के बराबर। तो एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड आर कैप ये हो जाएगा 150 डिग्रीज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6। हमें ये भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि वेक्टर v डॉट प्रोडक्ट थीटा कैप। तो हमें ये एंगल चाहिए वेक्टर v और थीटा कैप के बीच का। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, यानी कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड थीटा कैप इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा आर डॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप का मैग्नीट्यूड
कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैट, तो ये हो जाएगा cos 5 पाई बाई 6 और इसकी वैल्यू होगी v। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है v, ये दिया हुआ है कि कांस्टेंट है, और ये r कैप यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो जाएगा। और cos 5 पाई बाई 6 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अभी cos 5 पाई बाई 6 लिखते हैं। अब यहां इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर थीटा कैप का मैग्नीट्यूड cos ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड थीटा कैप, वो हमने निकाला हुआ है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड थीटा कैप पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3। ये फिर से वही हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड v, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 cos पाई बाई 3। मैंने ऐसा क्यों रहने दिया है, क्योंकि देखिएगा ये सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की एंगल नहीं है, ये ट्रायंगल जब छोटा भी होता जाएगा, रोटेट भी करता जाएगा, तो किसी भी पल, जैसे आप ये छोटा ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ये रोटेट होता होता छोटा होता होता था इस कंडीशन में आ गया। जब इस ट्रायंगल को अगर हम अलग से भी ड्रॉ कर लें, ये पॉइंट तभी भी वही है, बीच वाला पॉइंट, वेलोसिटी वेक्टर अभी भी इधर है, और इस पॉइंट को अगर हम ऐसे कनेक्ट करें, ये r है, ये हो गया r कैप, इसे 90 डिग्री पे थीटा कैप, तो देखेंगे आपकी वेलोसिटी वेक्टर और r कैप के बीच में एंगल अभी भी 150 डिग्रीज है, और वेलोसिटी वेक्टर और थीटा कैप के बीच में अभी भी एंगल 60 डिग्रीज है। ये 150 डिग्रीज और 60 डिग्रीज हर पल रहेगा। इसका मतलब है कि ये एंगल 5 पाई बाई 6 और पाई बाई 3 कांस्टेंट है। इसीलिए ये जो ट्रेजेक्टरी निकलेगी इसको इक्वी एंगुलर कहते हैं, कि किसी भी पल एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड r कैप इज कांस्टेंट एंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड थीटा कैप इज आल्सो कांस्टेंट, इसलिए इक्वी एंगुलर है। अब हम dr बाई dt और d थीटा बाई dt की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। हमारे पास dr बाई dt कितना है, यहाँ से r डॉट जो को dr बाई dt लिखा है मैंने, ये है v cos 5 पाई बाई 6, v cos 5 पाई बाई 6, इसको लिख सकते हैं हम v cos पाई माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा माइनस v cos पाई बाई 6, पाई बाई 6 हो गया 30 डिग्री, cos 30 डिग्री रूट 3 बाई 2, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस v रूट 3 बाई 2। अब d थीटा बाई dt निकालेंगे हम यहाँ से, r थीटा डॉट इज इक्वल टू v cos पाई बाई 3 है, इसका मतलब कि r d थीटा बाई dt इज इक्वल टू v cos पाई बाई 3 cos 60 1 बाई 2, यानी कि ये 2 हो गया। इसका मतलब है कि d थीटा बाई dt इज इक्वल टू v बाई 2r। अब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई dr बाई dt की और d थीटा बाई dt की, इन दोनों को यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें dr बाई डी थीटा मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये हो गया माइनस v रूट 3 बाई 2 बाई v बाई 2r, 2r ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3r dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3r। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3r, और लेंथ ऑफ कर्व मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक्सप्रेशन से निकलेगा। तो अब इसको हम इसमें पुटअप कर देंगे, तो लेंथ हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर डी थीटा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 2r डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए कि हमें थीटा 1 अगर हम जीरो भी मान लें कि इनिशियली ये जीरो था, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं थीटा, तो कितनी बार रोटेट होकर ये जीरो पे पहुंचेगा ये हमें नहीं पता, यानी कि हमें थीटा 2 की वैल्यू नहीं पता है। तो इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें r में चेंज करना पड़ेगा dr के टर्म्स में, इसलिए क्योंकि इनिशियल r हमें पता है कि इतना है, OC या OB अगर आप पार्टिकल B को चूज करते हैं, तो इनिशियल ये लेंथ होगी r की और फाइनल r की वैल्यू होगी 0 जब वो तीनों मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें थीटा 1 थीटा 2 नहीं पता है, पर r1 और r फाइनल पता है, तो इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम r के टर्म्स में अब लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं d बाई रूट 3
क्योंकि ये इनिशियल आर की वैल्यू क्या है, d/√3 हमने निकाला था डिस्प्लेसमेंट, BO की लेंथ क्या है, d/√3 to 0 और 2r। d थीटा को हम यहाँ लिख सकते हैं d थीटा इज इक्वल टू dr/-√3r। तो d थीटा को यहाँ प्लग कर देते हैं हम, dr/-√3r, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d/√3 to 0, ये r और r कैंसिल हो जाएगा, 2/√3 हम बाहर ले लेते हैं नेगेटिव के साथ, तो बचा dr, ये हो जाएगा -2/√3, 0 माइनस d/√3, और ये हो गया -2/√3 इंटू -d/√3, ये हो गया 2d/3। लेंथ ऑफ कर्व कितना आया, 2d/3, यानी कि ये पूरा जो ट्रेजेक्ट्री, कर्व ट्रेजेक्ट्री है, इसका लेंथ है 2d/3। अब हमें इस पे स्पीड दी हुई है कि ये पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, और हमारे पास डिस्टेंस है, तो टाइम निकालना बिल्कुल आसान हो गया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब हमें डिस्टेंस मिल गया 2d/3, और स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड, क्योंकि ये कांस्टेंट है v, एवरेज स्पीड कितनी होगी, v ही होगी, तो 2d/3v, ये हो गया आंसर। हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया और उससे फिर हमने टाइम भी निकाल लिया, पर एक स्टेप आगे जाते हैं और देखते हैं कि आर थीटा, ये कर्व ट्रेजेक्ट्री अगर आपको प्लॉट करने को कहा जाए तो आप कैसे प्लॉट करेंगे। आपको आर और थीटा में एक फंक्शन चाहिए, आर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dr/r इज इक्वल टू -√3 d थीटा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ r इज इक्वल टू -√3 थीटा प्लस c, ये कांस्टेंट हो गया c। इसका मतलब है कि r इज इक्वल टू e⁻−√3 थीटा प्लस c। अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, तो देखेंगे कि जब r d, ये लेंथ है r की, तो इनिशियली इसकी लेंथ कितनी थी, d/√3, और यहां से पॉइंट चलना शुरू करता है, तो मानते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 है, क्योंकि जैसे थीटा आप समझिए कि क्यों हम 0 मान रहे हैं, एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, कोई जनरल सा कर्व हमने लिया हुआ था और एक पॉइंट था इस पे, तो ये वो थीटा था, किसी एक लाइन से थीटा एंगल पे ये पॉइंट लाई करता है आर डिस्टेंस दूर। तो अगर हम इसको रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस लाइन, यहाँ रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस था, रेफरेंस लाइन से थीटा, इसको रेफरेंस लाइन हम मानते हैं, यहाँ से ये चलना शुरू करता है, तो इसकी थीटा अभी एग्जैक्टली इस पॉइंट बी पे 0 है, और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। जब वो यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो उसकी थीटा ये हो जाएगी, फिर वो यहाँ आ जाएगा तो उसकी थीटा ये हो जाएगी, पर वो कितने टर्न्स लेने के बाद जाके पॉइंट यहाँ पे मिलेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता क्या है कि r की इनिशियल वैल्यू ये है d/√3, और फाइनल वैल्यू जब मिल जाएंगे तो r इक्वल टू 0, यानी कि एट r इज इक्वल टू d/√3 थीटा इज इक्वल टू 0, ये हम प्लग कर सकते हैं इसमें, तो हमें निकल जाएगा r इज इक्वल टू e⁻−√3 इंटू 0 प्लस c, ये हो जाएगा e⁻c इज इक्वल टू r की वैल्यू d/√3। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू e⁻−√3 थीटा इंटू d/√3, e⁻c की वैल्यू आई है d/√3, इसका मतलब है कि r इज इक्वल टू d/√3 इंटू e⁻−√3 थीटा। ये आ गया आपका r और थीटा में एक्सप्रेशन। आप किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, आप इसको मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर में आप डाल के इसको प्लॉट कर सकते हैं, आपको एग्जैक्टली यही ट्रेजेक्ट्री मिलेगी। ये जो ट्रेजेक्ट्री आप यहाँ देख रहे हैं,
एग्जैक्टली ये ट्रेजेक्ट्री आप इससे प्लॉट कर सकते हैं। आपको डिस्टेंस भी निकाल दिया मैंने और डिस्टेंस के साथ टाइम। अगर आपने ट्रायंगल के लिए इसको समझ लिया था पूरे प्रोसेस को, तो आपको स्क्वायर के लिए समझने में दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायर के केस में एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड आर कैप हो जाएगा π/2 प्लस 45 डिग्री, यानी कि π/2 प्लस π/4, ये 3π/4। और एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड थीटा कैप, वेलोसिटी वेक्टर ये है और थीटा कैप ये है, ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि π/4। ये एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी पता है, dr/dt और r dθ/dt निकालने का। इससे हमने क्या निकाल लिया, dr/dt और dθ/dt। इससे इन दोनों का यूज करके हमने dr/dθ निकाल लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास r की एक एक्सप्रेशन आ गई थीटा के टर्म्स में। स्क्वायर के केस में r इज इक्वल टू d/√2 e⁻θ। स्क्वायर के केस में अगर आपको लेंथ ऑफ कर्व निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और dr/dθ हमने निकाला ही था और ये r के एक्सप्रेशन से आप निकाल भी सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे लेंथ ऑफ कर्व आएगा d, यानी कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसकी लेंथ है d, ये साइड लेंथ भी है स्क्वायर की d, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, यहां से यहां तक, और ये है d/√2। हमने अभी तक देखा कि स्क्वायर के केस में और ट्रायंगल के केस में डिस्प्लेसमेंट, लेंथ ऑफ कर्व और r और थीटा का फंक्शन कैसे निकालना है। इसमें देखिएगा कि लेंथ ऑफ कर्व स्क्वायर के केस में d है, जो कि इसका साइड लेंथ भी है, और डिस्प्लेसमेंट तो बड़ी आसानी से हमने ज्योमेट्रिकली निकाल लिया था। इसको निकालने में हमें थोड़ा सा लेंदी हो गया प्रोसेस, बट एनी हाउ जो रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा है। अगर आपने स्क्वायर के केस में और ट्रायंगल के केस में इसको समझ लिया है तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए आप इसको निकाल सकते हैं। और अभी तो हमने सिर्फ r और थीटा में एक फंक्शन निकाला है, आप चाहें तो इसकी वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे एज ए फंक्शन ऑफ थीटा और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी के इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं। ट्रायंगल के लिए मैंने निकाल दिया है और एक स्क्वायर के लिए भी मैंने निकाल दिया है। वेलोसिटी का ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी डिराइव करके निकाला हुआ है। एक्सेलरेशन ट्रायंगल के केस में ये है आर कैप और थीटा कैप के टर्म्स में, और स्क्वायर के केस में इतना है। अगर आप स्क्वायर और ट्रायंगल के केस में आपने समझ लिया कि r एज ए फंक्शन ऑफ थीटा कैसे निकालते हैं, तो आप जनरल इक्वेशन फॉर एनी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वो यही आएगा, r इज इक्वल टू d/2 sin π/n e⁻tan π/n थीटा। स्क्वायर और ट्रायंगल के केस में ये जो हमने इक्वेशन निकाला r एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, और ये जो जनरल इक्वेशन निकाला फॉर एनी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, इसको मैंने जियोजेब्रा में प्लॉट किया है। जियोजेब्रा एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर के उस लिंक को यूज करके आप खुद से वेरिएबल चेंज करके देख सकते हैं कि किस तरह का प्लॉट निकलता है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के पार्टिकल्स जब एक दूसरे को चेज करते हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो जो कर्व जनरेट होता है उसे लॉगरिथमिक स्पाइरल या फिर इक्विएंगुलर कर्व कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन के केस में। इन सबको मैंने जियोजेब्रा में प्लॉट किया है और उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उन लिंक्स को यूज करके आप वेरिएबल चेंज करके देख सकते हैं कि प्लॉट कैसा होगा। इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस कर्व की। जब आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे। आप किसी भी फाइल को रन करके देख सकते हैं। रन करने के लिए या तो प्ले बटन जो दिख रहा है इस पे क्लिक करिए या फिर स्टार्ट बटन पे। अगर आपने जियोजेब्रा इंस्टॉल किया हुआ अपने कंप्यूटर पे तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए जो अपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखेंगे उस पर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स पे जाना पड़ेगा। डिटेल्स में जाने के बाद आपको एक डाउनलोड बटन दिखेगा। इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करना पड़ेगा और उसके बाद आप जियोजेब्रा की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपने कंप्यूटर पे इसको रन कर सकते हैं। स्मूथली रन हो जाएगा अगर आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, और आप चाहें तो आप अपने मोबाइल पे भी इसको रन कर सकते हैं। जियोजेब्रा की ऐप अवेलेबल है।
यहाँ मैंने एक ग्राफ को प्लॉट करके दिखाया है। आप चाहें तो जूम इन करके भी देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है प्लॉट करने पर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि क्या ये जो ट्रेजेक्ट्री कोई भी पार्टिकल फॉलो करता है, क्या ये रियल लाइफ में कहीं ऐसा होता है।